हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं कुछ 20 किताबों को रिकमेंड करने जा रहा हूँ आपके लिए, जो मुझे लगता है कि अगर आप मुंबई में जाओगे तो आपको उसको हेल्प मिलेगी कि आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओ। और ये किताबें मैंने अपनी जर्नी में पढ़ी, मुंबई की जर्नी में पढ़ी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये पढ़ के मुंबई जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये वो किताबें हैं जो आपको हर एरिया में हेल्प करेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिनेमेटोग्राफी में हेल्प करेगी, एडिटिंग में हेल्प करेगी, एक्टिंग में हेल्प करेगी, डायरेक्शन में हेल्प करेगी, ये ओवरऑल आपको हेल्प करेंगी। इसलिए मैंने जो लिस्ट बनाई है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं। और ऐसा नहीं है कि एक एक्टर हो आप तो आपको सिर्फ एक रिलेटेड किताबें पढ़नी है, या डायरेक्टर हो तो सिर्फ रिलेटेड किताबें पढ़नी है। फिल्म इंडस्ट्री में सबको सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि तभी वो उन सब चीज़ों से डील कर पाता है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी किताबें आपको एज इट इज़ पढ़ लेनी चाहिए, आपको समझ में आए चाहे ना आए। अगर आप इनको एक बार पढ़ भी लोगे तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये रजिस्टर हो जाएंगे और आप इसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ काम करोगे। और आपको मुंबई की प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुंबई में जब आप परेशान होगे तो इन किताबों को ज़रूर पढ़ोगे। और बार बार जब आप लोगों से मिलोगे या फिल्म सेट्स पर जाओगे तो इन किताबों के नाम भी ज़रूर सुनोगे, या किसी से इंटरव्यू होगा तो वो इंटरव्यू में पूछेगा कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, तो इन किताबों के नाम भी बार बार आएंगे। तो मुझे भी बार बार लोग ये पूछते थे कि तुमने ये किताब पढ़ी है, वो किताब पढ़ी है, वो किताब पढ़ी है, तो फिर मुझे ढूंढनी पड़ती थी या खरीदनी पड़ती थी, फिर मैं पढ़ता था। तो ये किताब मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लो तो आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहली जो किताब है जिसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग किताब जो आपको हेल्प करेगी वहाँ पे, क्योंकि सबसे अच्छा मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली रिव्यू नहीं है इन किताबों का, वो ये है कि इनका यूजेज क्या है, इनका विजडम क्या है, ये आपको कहाँ पे हेल्प करेंगी। तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपको हेल्प करेगी लोगों से डील करने में। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में रीट्रेट करता हूँ आपके ये पढ़ने के लिए कि अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप अच्छे से लोगों से बात कर सकोगे, आप अच्छे से लोगों से डील कर सकोगे, एक अच्छा इंप्रेशन मार सकते हो, एक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर डाल सकते हो। क्योंकि आपका जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस किताब को पढ़ो और लोगों से डील करो। क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क कुछ भी मैटर नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका है ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल्स, वो है आपका पीआर। आप किस तरह से लोगों से डील करते हो। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप लोगों से सही से डील करना सीख जाओगे। तो उसके लिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है और मुझे लगता है कि आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो अगेन मेरी फेवरेट किताबों में से एक है, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब जो है ये आपको माइंड पावर्स डेवलप करने में हेल्प करेगा, और दूसरा एक मनी माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत थिंकिंग के साथ डेवलप होते हैं। खासतौर पर जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वो बहुत ही गलत थिंकिंग के साथ डेवलप होते हैं, या बड़े होते हैं कि पैसा जो है वो बहुत ही ख़राब चीज़ है, पैसा जो है वो बहुत ही ईविल चीज़ है। और वो जो मनी माइंडसेट, जो गलत मनी माइंडसेट है, वो आपको बर्बाद करता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अंबानी का बेटा पैसों से नफरत करता होगा, या कोई करोड़पति का बेटा पैसों से नफरत करता होगा। मैंने जितना अमीरों का प्रेम देखा है पैसों से, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो पैसा जो है उसको आप एक तरह से बिच की तरह समझिए, एक जेलस वाइफ की तरह समझिए, कि आप जितना उससे नफरत करोगे वो उतना आपसे दूर जाएगा। इसीलिए जो गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो जितना पैसे से नफरत करते हैं या बोलते हैं कि नहीं हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, उतना पैसा उनके पास नहीं आता है। और जितना अमीर आदमी ये बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं लालची हूं, मुझे पैसा चाहिए, तो उनके पास पैसा उतना आता है। तो पैसे की ग्रीड होना गलत नहीं है। हाँ, उस ग्रीड में आप कुछ गलत काम ना करें, बस वो एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो लिमिटेशन। वो मिडिल क्लास एक्चुअली माँ बाप को ये लगता है कि कहीं पैसे के लालच में हमारा बेटा गलत रास्ते पे ना निकल जाए, इसीलिए वो ये बार बार आपको कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। पर अगर आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको मनी माइंडसेट डेवलप करना है, आपको पैसों के लिए प्यार भी डेवलप करना है, और वो एक चीज़ आप इस किताब से सीखोगे। और इस किताब से एक और चीज़ जो आप सीखोगे वो ये है कि आप अपने दिमाग को कैसे डेवलप करो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को कैसे डेवलप करो इस लेवल पे कि जो आप सोचना चाहते हो आप वो सोचो। पहले तो आपके माइंड के जो थॉट्स हैं वो आपके कंट्रोल में रहें। दूसरा, आप सिर्फ पॉजिटिव और सही चीज़ें सोचो, वही चीज़ें सोचो जो आप करना चाहते हो। आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो एक किताब पढ़ने के बाद आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, मुझे लगता है बहुत हेल्प मिलेगी। हाईली 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 रिकमेंडेड बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। ज़रूर पढ़िए। मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, मुझे समझ में नहीं आई थी। उसके बाद मैंने वापस जब मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो मैंने इसको पढ़ा और मेरी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा चेंज हुई। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। थर्ड किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है सेव द कैट बाय ब्लेक स्नाइडर। ये एक स्क्रीन राइटिंग किताब है और बहुत सारी किताबें हैं स्क्रीन राइटिंग पे, पर ये एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है आप बहुत ही ईजिली पढ़ लोगे, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किताब भी है। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताए हैं। जैसे बहुत जो ज़्यादातर जो किताबें जैसे रॉबर्ट मैकी की स्टोरी है और बाकी स्क्रीन राइटिंग की जो किताबें हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें वो लगातार थ्योरी और फिलॉसफी बताते हैं, स्ट्रक्चर बताते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बताते हैं, एंटागोनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट के इंटेंशंस बताते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। पर इस किताब में क्या है, इस किताब में प्रैक्टिकल मेथड्स हैं कि किस तरह
आप अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो और स्क्रिप्ट बेटर डेवलप करो। तो वो सारी चीज़ें इस किताब में बहुत अच्छे से बताई गई हैं, तो मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए। और इस किताब की एक और खासियत है कि इसमें जो ब्लेक स्नाइडर है उसने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम था बीट शीट। बीट शीट मतलब एक ऐसी शीट है जिसको अगर आप फिल करते हो तो आपको अपनी स्टोरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जो आपको गूगल में बहुत आसानी से मिल जाएगा, या आप किताब पढ़ते हो तो किताब में भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो उसको हॉलीवुड में बहुत सारे स्क्रीन राइटर यूज़ करते हैं। अच्छी बात यह है कि ब्लेक स्नाइडर के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आउट ऑफ एयर कुछ चीज़ें बता रहा है, उसने रिसर्च भी करी है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी हैं, उसके बेसिस पे उसने किताब बनाई है। हालांकि थोड़ी सी मैनिपुलेशन है, मतलब स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन है, और ऐसा कई जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो क्रिएटिव प्रोसेस होना चाहिए, मैनिपुलेटिव मेथड नहीं होना चाहिए। पर क्या है, आजकल की जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ें नहीं कर सकते हो, बहुत टाइम लगता है चीज़ों को सोचने में, डेवलप करने में। तो अगर आप कोई एक ऐसा हैक डेवलप कर लेते हो जिससे आप बहुत जल्दी सोच लेते हो, क्रिएटिव डिसीजंस ले लेते हो और अपनी स्क्रिप्ट लिख लेते हो, तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। तो ब्लेक स्नाइडर की जो किताब है वो बेसिकली 220 पन्ने लंबी है, डिपेंड ऑन कौन से पब्लिकेशन की आप किताब लेते हो और कौन सा वर्जन लेते हो। तो छोटी किताब है, बहुत इजीली आप इसे खत्म कर दोगे। तो मुझे लगता है ब्लेक स्नाइडर की सेव द कैट आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो सेव द कैट का मतलब बेसिकली ये है कि इन्होंने एक एनालॉजी दी थी इसमें कि एक कैट है जो ट्री पे चढ़ी हुई है और जो एक हीरो है जाके उस कैट को बचाता है, और वहाँ से फिल्म बेसिकली शुरू होती है। तो बेसिकली हीरो इज ट्राइंग टू बी अ हीरो, तो प्रोटैगनिस्ट इज ट्राइंग टू बी अ हीरो बाय सेविंग द कैट। सो वो बेसिकली एनालॉजी इसमें इन्होंने दी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उस तरह से इस चीज़ों को समझाया है। तो आप किताब पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। चौथी किताब है स्क्रीन प्ले बाय सिड फील्ड। ये एक ऐसी किताब है कि जब भी आप स्क्रीन प्ले राइटर बनने जाओगे, आप सोचोगे या किसी को बोलोगे कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तो वो आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछेगा सिड फील्ड की स्क्रीन राइटिंग पढ़ी है। तो ये किताब बेसिकली हर इंडस्ट्री में एक बाइबल की तरह मानी जाती है, बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी है, पर लोग फिर भी कहते हैं कि मैंने इस किताब को पढ़ा है। मैंने भी इस किताब को पढ़ा है। इस किताब में चाइना टाउन के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। चाइना टाउन एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट को ज़्यादातर जो स्क्रीन राइटर्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट और सबसे बढ़िया स्क्रिप्ट मानते हैं, तो उसका भी एनालिसिस है। तो चाइना टाउन की स्क्रिप्ट भी मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए। बट एनीवे सिड फील्ड की जो स्क्रीन राइटिंग है वो एक लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जो कि इन्होंने कुछ मेथड्स दिए थे कि 27 मिनट पे एक ट्विस्ट होना चाहिए जिससे ऑडियंस इंटरेस्टेड हो जाए। तो अगेन मैनिपुलेटिव टेक्निक्स है, पर सिड फील्ड की किताब ब्लेक स्नाइडर की किताब की तरह नहीं है। सिड फील्ड की जो किताब है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिलोसफिकल हैं, थिंकिंग के ऊपर बेस्ड हैं, क्रिटिकल एनालिसिस है, और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ट्रीटमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आपके कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, आर्क्स कैसे होने चाहिए, और कैरेक्टर की जर्नी कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये किताब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब पढ़ने के बाद आपको स्क्रीन राइटिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज आती है। तो ये दो किताबें अगर आप स्क्रीन राइटिंग के बारे में पढ़ते हो तो आपका मोस्टली स्क्रीन राइटिंग का सब कुछ कवर हो जाता है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। पांचवी किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी बाय जोसेफ वी मेसेली। तो ये एक अगेन एक बाइबल किताब है और बहुत ही बेसिक किताब है जो मुझे लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। इवन आप सिनेमेटोग्राफी में जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, आपको शॉट टेकिंग, एडिटिंग सब कुछ इसमें समझ में आएगा इस किताब में। और जब मैं मुंबई पहुंचा था तो पहले जिस डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा था उसने मुझे किताब रिकमेंड की थी, फिर जो सेकंड डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था उसके असिस्टेंट ने मुझे किताब रिकमेंड की, और उसने मुझे पुरानी कॉपी भी दी जो कि एक्चुअली ज़ेरॉक्स वर्जन था। तो उस किताब को मैंने पूरा पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो किताब। तो बहुत टाइम तक वो किताब मेरे पास पड़ी रही, फिर मैंने उसका दूसरे वर्जन खरीदे, फिर बाद में मैंने आईपैड में डाल के उसको पढ़ा। तो बेसिकली ये किताब एक ऐसी किताब है जिसमें सारी चीज़ें सिनेमेटोग्राफी की, शॉट की, एडिटिंग की कवर हैं। तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और ये मस्ट किताब है, मतलब बाइबल है किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए। मुझे लगता है किताब मस्ट है, पढ़नी चाहिए। FTII में भी अगर आप जाओगे तो आपको ये किताब रिकमेंड की जाएगी, किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट में जाओगे आपको किताब रिकमेंड की जाएगी। कुछ किताबें होती है ना जो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो हर कोई रिकमेंड करता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के लिए हर कोई पीटर थेल की 0 to 1 रिकमेंड करते हैं। वैसे ही जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हो तो हर कोई आपको 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी रिकमेंड करता है, तो उस किताब को जरूर पढ़िए। इसके बाद एक किताब जो मैंने लिखी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, फिर भी मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है और मुझे लगता है कि ये आपको पढ़नी चाहिए, और वो है पेंटिंग विद लाइट बाय जॉन एल्टन। अगर आप कैमरा में जाना चाहते हो, और अभी हर कोई कैमरा में जाना चाहता है, क्या कैमरा करना चाहता है, जो यूट्यूब वीडियोस हर कोई बना रहा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल कैमरा है, तो मुझे लगता है पेंटिंग विद लाइट आपको पढ़नी चाहिए जॉन एल्टन की। जॉन एल्टन ने एक रिवॉल्यूशनरी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए थे, जहाँ पे वो B ग्रेड सिनेमा में काम करते थे और B ग्रेड से A ग्रेड सिनेमा में काम करने लगे। तो एक टाइम में ऐसा होता था कि A ग्रेड सिनेमा बनता था और B ग्रेड सिनेमा के लिए बहुत कम पैसे दिए जाते थे। तो उस कम पैसे में जॉन एल्टन ने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए, कैसे वो कम लाइट में लाइट
लाइट अच्छी क्रिएट करता था, सिलॉइट इफेक्ट्स क्रिएट करता था, वो सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंसेस बताए हैं और बहुत ही पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, जिसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि इस तरह से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही स्पेसिफिकली, बहुत ही स्ट्रांगली नहीं बताने चाहिए, पर इन्होंने बताए हैं उसमें और किताब में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसको पढ़ने के बाद जब मैंने किताब पढ़ी थी तो मैं इतना मोटिवेट हुआ था कि मैंने कुछ डीओपीज़ के इंटरव्यू लेने शुरू किए थे, जो अगर आप मेरे चैनल में नीचे जाओगे तो आपको मिलेंगे कि मैंने 4 इंडस्ट्री के टॉप डीओपीज़ के इंटरव्यू लिए थे 1-1 घंटे के, जो आपको मिलेंगे इसमें। और ये किताब पढ़ने के बाद मैं सिनेमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, मुझे सिनेमेटोग्राफी और अच्छे से समझ में आने लगी थी, फ्रेम्स अच्छे से समझ में आने लगे थे, तो मुझे लगता है कि ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो 7वीं किताब है वो है फिल्म डायरेक्टिंग शॉट बाय शॉट बाय स्टीवन कैट्स। ये किताब एक डायरेक्शन पे बहुत अच्छी किताब है, जिसमें आपको डायरेक्शन के बारे में सब कुछ चीज़ें पता चलती हैं। डायरेक्शन पे हज़ारों किताबें लिखी हुई हैं, हज़ारों बायोग्राफीज़ लिखी हुई हैं, तो इतनी सारी किताबें आप नहीं पढ़ सकते। तो ये एक किताब ऐसी है जिसमें टेक्निकली और क्रिएटिवली दोनों चीज़ें बताई हुई हैं। डायरेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपको जानना है तो इस किताब में उसकी समराइज वर्जन दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में लिखा हुआ है और ऑथर के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं और दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी हैं और केस एनालिसिस भी है इसमें। तो आपको ये किताब बहुत अच्छी लगेगी और डायरेक्शन के बारे में जितना कुछ आपको जानना है आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप मुंबई जाते हो और आपसे कोई डायरेक्शन को लेकर कोई सवाल पूछता है तो अगर आपने ये किताब पढ़ी हुई है तो आप कभी शांत नहीं बैठोगे, आप उसका जवाब दे दोगे। मतलब आप कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं होगा डायरेक्शन का जो आपको नहीं पता होगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आप ये किताब पढ़ लेते हो तो। इसके अलावा जो 8वीं किताब है वो है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, जो वॉल्टर मर्च की है। ये मैंने बहुत लेट पढ़ी थी, लास्ट ईयर पढ़ी थी और ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही पतली किताब है और ये किताब एडिटिंग के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एडिटिंग से रिलेटेड भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं लगता है कि एडिटिंग कोई क्रिएटिव प्रोसेस है, पर एक्चुअली एडिटिंग बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है। एक एक फ्रेम से आप पिक्चर का फुटेज चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने भी कुछ शूट करता था अपनी फिल्में, तो उसमें जो फुटेज था वो मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से सोचा होता था कि मैं उसको एक पर्टिकुलर मेथड में अरेंज करूंगा, एक पर्टिकुलर मेथड में एडिट करूंगा। पर जब एडिटर उसको लेता था अपने हिसाब से एडिट करता था तो क्या पता कभी कभी वो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब उसका मीनिंग अलग निकल के चला आता है। तो आपको मैंने एक थ्योरी बताई होगी जिसमें मोन्टाज थ्योरी, जिसमें कि आप सिर्फ फुटेज को आगे पीछे करते हो तो उससे पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं, वो आपको इस किताब से समझ में आएंगी। तो एडिटिंग के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक जो क्रिएटिव लेवल पे समझना है, ये बिल्कुल भी टेक्निकल किताब नहीं है कि अगर आप सोचो इसमें आपको एफसीपी के बारे में या एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में या एडिटिंग कैसे होती है उस बारे में सिखाया गया, तो वो नहीं है। ये फिलोसफिकल थिंकिंग किताब है कि एडिटिंग, वाई एडिटिंग इज ए क्रिएटिव आर्ट, उस बारे में किताब है। तो मुझे लगता है किताब आप पढ़ोगे तो आपको एडिटिंग के बारे में भी बहुत समझ में आएगी और डायरेक्शन के बारे में बहुत समझ में आएगा और हर फील्ड में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि एडिटिंग इज द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप पूरी फिल्म मेकिंग करते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, शूट करते हो, लेके आते हो, तो उसका कंक्लूजन आपका एडिट पे ही जाके निकलता है। एडिट पे ही जाके वो फिल्म कंपाइल होती है और एक फिल्म बनती है। बेसिकली जो होता नहीं कि लड़की दुल्हन कहाँ बनती है, लड़की दुल्हन, जो फिल्म होती है वो आपकी दुल्हन बनती है एडिटिंग टेबल पे। सो इस किताब को पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर पढ़िए इस किताब को। इसके बाद जो 9th किताब है वो है एन एक्टर प्रिपेयर्स बाय कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लैव्स्की। ये एक रशियन शायद टीचर थे, नाम से तो रशियन लग रहे हैं। तो बेसिकली इनकी जो किताब है ये बेसिकली ये वो आदमी है, मतलब जैसे आपने मेथड एक्टिंग के बारे में बहुत सुना हुआ, तो ये वो आदमी है जिसने मेथड एक्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया था और मेथड एक्टिंग को आगे बढ़ाया था। इनके ही नक्शे कदम पे चल के मर्लिन ब्रैंडो एक बहुत बड़े मेथड एक्टर बने थे, तो इसीलिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये किताब बेसिकली एक बाइबल है एक्टर्स के लिए और हर एक्टर को जो अपना एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहा है उसको किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में इन्होंने बहुत सारी माइंड की एक्सरसाइजेज बताई हैं, बॉडी की एक्सरसाइजेज भी बताई हैं और अपनी थिंकिंग भी बताई है कि कैसे एक एक्टर को एक्टर बनना चाहिए और इनसाइड आउटसाइड का प्रोसेस कैसा है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बताई हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए हैं, पर्सनल थ्योरीज बताई हैं, जो कि एक्टर्स को बहुत हेल्प करती हैं। और अगर हॉलीवुड के एक्टर्स ये किताब पढ़ते हैं मेथड एक्टिंग करने के लिए और अच्छे एक्टर बनने के लिए, तो फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि आप इस किताब को ना पढ़ो, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स इस किताब को वाउच करते हैं कि इस किताब ने उनकी ज़िंदगी चेंज की है। सो एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आपको किताब पढ़नी चाहिए, तो इसको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर रखिए अपने कलेक्शन में। ये 20 किताबें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी आपको पढ़नी है। अगर आप पढ़ लेते हो तो आप बहुत हेल्प होगी आपको। इसके अलावा जो 10th बुक है वो है माइजनर ऑन एक्टिंग। ये लिखी है सैनफोर्ड माइजनर ने। माइजनर एक और एक्टिंग टीचर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड्स बताते हैं। ये वो इंसान नहीं है जो बहुत ही रहमदिल टाइप का टीचर है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। अगर आप इनकी क्लास में होते तो ये आपको लात मार के निकाल देते अगर आप इनकी बात नहीं मानते। तो ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि एक्टर को मेहनत करनी चाहिए किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसको उस खोल में जाना चाहिए, उसको फिजिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसको अपने माइंड पर वर्क करना चाहिए
Again, he insists that an actor has to work hard to become an actor. He does not believe कि actor by nature, by talent actor होता है, by birth actor होता है. He feels that actor को मेहनत करनी पड़ती है actor बनने के लिए. तो ये एक किताब है जो आपको again एक different perspective देगी स्टैनिस्लेवस्की से, जो आपको नहीं मिला स्टैनिस्लेवस्की में. स्टैनिस्लेवस्की नहीं है, बेसिकली स्टैनिस्लेवस्की है. तो स्टैनिस्लेवस्की की जो किताबें हैं उससे आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट पर्सपेक्टिव मिलेगा. बट माइसन जो टेक्निक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं हॉलीवुड में और बॉलीवुड में भी बहुत फेमस है और लोग इसको फॉलो करते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस लॉकडाउन के टाइम में. जब आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो अगर जो 2-3 किताबें मैं एक्टिंग के ऊपर बता रहा हूँ, अगर आप इनको पढ़ लोगे, ये किताबें अपने आप में इंस्टीट्यूट हैं, आपको किसी भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप ये किताबें पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा. मतलब ये पढ़ने, ये नॉर्मली लोग पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि जो एक्टर होते हैं वो अच्छे रीडर्स नहीं होते हैं. सो अगर एज एन एक्टर आप ये किताबें पढ़ लेते हो तो आप उनसे एक एडेड एडवांटेज में रहोगे. इसके अलावा जो 11वीं किताब है वो है द आर्ट ऑफ एक्टिंग बाय स्टेला एडलर. स्टेला एडलर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके गूगल करके पढ़ लीजिए इनके बारे में. शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिंग टीचर इन द वर्ल्ड और जितने भी हॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनसे ट्रेनिंग लेते हैं. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द एक्टिंग फील्ड, क्योंकि इनकी जो क्लासेस होती थी उसमें हर किसी को एंट्री नहीं मिलती थी और जिनको मिलती थी वो बहुत लकी साबित होते थे. एंड शी वॉज वन ऑफ द परफेक्ट एक्टर्स. सो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगेन एक्टर के बारे में अगर ये 3 किताबें आप पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि आप एक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओगे. अगर इनको 2-3 बार पढ़ लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ये तीनों के तीनों मास्टर हैं अपनी फील्ड के. सालों के सालों इन्होंने ट्रेनिंग दी है बच्चों को एक्टिंग की. बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो इन किताबों में है. तो मुझे लगता है कि अगर आप वो एक्सपीरियंस लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे. इसके अलावा जो 12th बुक है वो है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील. नॉर्मन विंसेंट पील की किताब जो थी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मैंने पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम में. उसके बाद मैंने कॉलेज में भी इसको एक बार पढ़ा, उसके बाद मैंने इसको नहीं पढ़ा है. जहाँ तक मुझे याद है इस किताब में बहुत सारे चर्च के और जीसस के रेफरेंसेस भी थे. उसको आप एलिमिनेट कर दो अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो तो, जैसे कि मैंने एलिमिनेट कर दिए थे. पर ये किताब अपने आप में बहुत इन्फ्लुएंशियल है और आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग देने में बहुत हेल्प करती है. जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि मुंबई में जाके आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाओगे. इंसान का बेसिक नेचर ही निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो बहुत जल्दी आपको डिमोटिवेशन होगा, आप वहाँ से भागने की कोशिश करोगे और सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुंबई जाके वो ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो. तो उसके अगर आपको टेक्निक्स पता है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है. तो ये किताब आपको वो टेक्निक्स सिखाएगी. हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बाद अगर कोई किताब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलर है नॉन फिक्शन में तो मेरे ख्याल से पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसको मतलब लगभग हर किसी ने पढ़ा हुआ है. तो आप भी पढ़ लो, सेम प्राइस में है. मतलब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच एंड दिस बुक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सब 100 रुपए की हैं. बहुत ईजी हैं, बहुत ईजिली अमेजन पे मिल जाती हैं, सस्ते में मिल जाती हैं. तो आप इसको ज़रूर खरीद के अपने कलेक्शन में रखिए और इसको ज़रूर पढ़िए. हाईली रिकमेंडेड. इसके अलावा जो 13वीं बुक है वो है द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्न्स. रोंडा बायर्न्स की किताब जिसने रिवॉल्यूशन ले आया था 2006 में. इनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी, डॉक्यूमेंट्री के बाद या पहले शायद उन्होंने किताब लिखी थी, आई डोंट नो. मैंने उतना रिसर्च नहीं किया इनकी किताब में बिकॉज डॉक्यूमेंट्री वॉज अ ह्यूज हिट एंड आई ऑल्सो रेड द बुक एंड द बुक इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल. मतलब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, बस यही है कि जो आप सोचते हो वैसा आपके साथ होता है. तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप निगेटिव सोचोगे नेगेटिव चीज़ें होंगी, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव चीज़ें होंगी. तो अगेन आप एक चीज़ समझ रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा आपको वर्क करना है वो अपने दिमाग के ऊपर वर्क करना है. लोग फिजिकली बहुत वर्क करते हैं, ऐप्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अगर आपका दिमाग ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सीक्रेट को जानना बहुत ज़रूरी है. हज़ारों लोगों ने इस किताब को फॉलो किया है और हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, उनमें से मैं भी एक हूँ. मुझे भी सीक्रेट ने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत हेल्प करी है. ओपरा विनफ्रे इस किताब को रिकमेंड करती हैं और ओपरा विनफ्रे जब किसी किताब को रिकमेंड करती है तो वैसे ही बेस्ट सेलर हो जाती है. वो खुद इसको फॉलो करती हैं, जिम कैरी फॉलो करता है और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इसके बारे में वाउच करते हैं कि हम इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते थे एंड इट हेल्प्ड अस. सो इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल थिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड आई थिंक मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली अलग अलग शब्दों में अलग अलग बहुत सारी किताबों में भी मैंशनड है. तो ऐसा नहीं है कोई नई थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है जिसको नया नाम दिया गया है. तो इस किताब को आप पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. आपका माइंड जो है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और आप जो चाहते हो आपको मिलना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए. इसके बाद जो 14th बुक है वो है 48 लॉज ऑफ पावर, जिसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने. रॉबर्ट ग्रीन ने किताब लिखी थी 36 साल के जब वो थे. काफ़ी और जॉब्स करी थी इन्होंने, 150 कुछ जॉब्स करी थी. उसके बाद इनको एक रिच मैन मिला जिसने बोला कि तुम्हारे पास इतनी सारी नॉलेज है, तुम्हें किताब क्यों नहीं लिखते, मैं तुम्हें 1 साल के लिए फंड करता हूँ, तुम एक बुक लिखो. तो उन्होंने 48 लॉज ऑफ पावर लिखी विच इज़
हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन रीड ऑन प्रैक्टिकल थिंकिंग। आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा, आपने मैकियावेली के बारे में सुना होगा, उनकी जो किताब थी प्रिंस, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड्स दिए थे। चाणक्य ने भी बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड्स दिए थे राज्य को चलाने के लिए, मैकियावेली ने भी बहुत प्रैक्टिकल मेथड्स दिए थे राज्य को चलाने के लिए। बट 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड्स दिए हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त आपको धोखा भी दे तो अच्छा इंसान है, तो आप गलत हो। इसमें बताया गया है कैसे अपने दोस्त जो आपको धोखा दे सकता है उससे अपने आप को बचाएं, कैसे अपने से जो बड़ा है उसके सामने किस तरह से अपनी नॉलेज का प्रदर्शन ना करें ताकि वो आपसे जेलस ना हो जाए, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 48 लॉज ऑफ पावर से आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हैं पर सुनने में एथिकल और इमोरल लगती हैं। आप समझ रहे हो, एथिकल और इमोरल लगती है। लाइक लोग कहते हैं ना गरीबों की मदद करो, पर अगर आप गरीबों की मदद करते रहोगे तो खुद भिखारी हो जाओगे। तो बेसिकली वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है कि आप हर भिखारी की जाके लोगों की मदद करो। तो आज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही इमोरल हैं, बहुत ही अनएथिकल हैं, साउंड करती हैं वैसे सुनने में, पर वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, मतलब वो रियल लाइफ में आपको बहुत यूजफुल होंगे। तो रीड दिस बुक, मतलब इफ़ यू जस्ट रीड दिस बुक एंड यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। मतलब हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म्स में आपको ना समझा पा रहा हूँ इस किताब की वैल्यू क्या है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल बुक्स दैट यू कैन रीड बिफोर गोइंग टू मुंबई। इट इज़ गोइंग टू प्रिपेयर यू लाइक एनीथिंग फॉर द थिंग्स दैट आर कमिंग टू यू इन मुंबई। सारे ऑब्स्टेकल्स आपके कवर हो जाएंगे, आपको लोगों से डील करने में बहुत आसानी होगी अगर आप ये किताब पढ़ लेते हो तो। सो प्लीज़ रीड दिस बुक। इसके अलावा जो 15th बुक है वो है मैन सर्च फॉर मीनिंग, और इसको लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने। विक्टर फ्रैंकल बेसिकली नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे 3-4 साल तक, और वहाँ पे इन्होंने जो प्रॉब्लम्स झेली हैं वो कैसे ओवरकम करी अपने माइंड पावर से, उस बारे में किताब है कि इतने ज़्यादा टॉर्मेंटिंग एटमॉस्फेयर में कैसे सर्वाइव किया उन्होंने, तो उस बारे में किताब है। तो जब ये किताब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे कोई आदमी इतनी गंदी सिचुएशन में जहाँ पे सब लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, एक्सट्रीम ठंड है, उसमें 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, और हल्की सी गलती पे आपको लगता है कि आपके पीठ पे गन पड़ जाएगी या फिर गोली पड़ जाएगी आपको, आप कभी भी मर सकते हो। आप कभी भी आपको ट्रेन से कहीं ले जाते हैं तो आपको लगता है क्या पता आपको जलाने के लिए ले जा रहे हो या मारने के लिए ले जा रहे हो, आपको नहलाते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक जगह थी जहाँ पे लोगों को नहलाने के लिए डालते थे। तो वहाँ पे बेसिकली नहलाने के लिए अंदर घुस रहते थे, पर ऊपर से गैस आती थी और सब लोग मर जाते थे, तो उनको झूठ बोला जाता था कि उनको नहलाने के लिए ले जा रहे हैं, तो लोगों को कभी पता नहीं होता था कि वो कब मरने जा रहे हैं। सो बेसिकली बहुत ही ख़राब कंडीशन थी नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। वहाँ पर इन्होंने 3 साल सर्वाइव किया, जबकि ये डॉक्टर थे और उसके बाद भी इनकी वहाँ पर बहुत इज्जत नहीं थी। दिन में 1-2 बार ब्रेड खाने को मिलती थी, उस पर आपको 12-12 घंटे काम भी करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने उसे मेंशन की हैं। तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में ये किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी भी आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, देन जस्ट रीड दिस बुक एंड थिंक अबाउट दिस मैन, एंड देन आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ तो बहुत फटे वाली अच्छी चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। तो ये किताब आप पढ़िए। मैंने ये किताब 5-6 बार पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत छोटी किताब है, बहुत पतली किताब है, मतलब आई गेस 150 पन्ने या 200 पन्ने की होगी, बट फकिंग गुड बुक। ठीक है, एक इन्होंने कुछ थेरेपीज़ भी डेवलप की हैं जिसके बारे में एंड में इन्होंने मेंशन किया है, तो वो थेरेपीज़ भी आप पढ़ सकते हो। बाकी ये किताब आपको सिर्फ ये हेल्प करेगी कि अपने आप को बुरी कंडीशन में भी पॉजिटिव कैसे रखना है और होपफुल कैसे रखना है। तो ये वो किताब आपको बताएगी, क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जब आप होपलेस हो जाओगे। सो आपको ये किताब हेल्प करेगी वापस होपफुल होने में। क्योंकि कंडीशन कितनी भी ख़राब हो, आपका होप नहीं जाना चाहिए, बिकॉज होप इज़ द एसेंस ऑफ ह्यूमन काइंड, होप इज़ द एसेंस ऑफ मैन काइंड। ह्यूमन सिविलाइजेशन होप के ऊपर टिकी हुई है, अगर होप नहीं होगी तो ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी होप नहीं छोड़नी, और वो चीज़ आप इस किताब से सीखोगे। सो दिस इज माई अगेन वेरी हाईली रिकमेंडेड बुक। इसके अलावा जो 16th बुक है वो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी, जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लिखी थी। ये एक आदमी है जिसने जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज करी है मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये वो किताब है जो मुझे बहुत हेल्प करती है, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा जो बेसिक नेचर था वो बहुत ही नेगेटिव था एक टाइम में, और बहुत ही मैं वरी करता था। और ये किताब पढ़ने के बाद आपको इसमें ऐसे प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, क्योंकि डेल कार्नेगी की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने कोई भी चीज़ ऐसा फिलोसफिकल या एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में नहीं लिखी है। उसने सारी चीज़ें ना रिसर्च करके लिखी है। उसने हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनके तरीके ढूंढे, उसमें जो बेस्ट तरीके थे या जो सबसे पॉपुलर तरीके थे उनको इस किताब में जॉट डाउन किया है। तो डेल कार्नेगी बेसिकली एक लाइब्रेरी में गए थे, वहाँ पर जाके उन्होंने वरीज़ के ऊपर किताबें सर्च करना शुरू किया। तो उनको पता चला कि वॉर्म्स जो इनसिग्निफिकेंट हैं उनके ऊपर 1000 किताबें थी और वरीज के ऊपर सिर्फ 2 किताबें थी। तो ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू राइट अ बुक अबाउट वरीज, एंड ही रोट दिस बुक एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स। मतलब ये किताब पढ़ने के बाद आपकी टेंशन वेंशन सब खत्म हो जाएगी, और इसमें जो मेथड्स बताए गए हैं टेंशन को हटाने के या वरीज को हटाने के, वो बहुत ही कारगर मेथड है। मैंने अप्लाई किए हैं और मैं अभी भी अप्लाई करता हूँ, और उनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत मेजर चेंज हुई थी। मतलब एक
मुझे तो किशोर कुमार के 1600 गाने याद हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक, क्योंकि इसमें एक चीज़ बताई गई थी कि आपका दिमाग एक टाइम में एक ही चीज़ सोच सकता है। तो आप अगर टेंशन में हो तो आप गाना गाने लगो, तो मैं गाना गाने लगा और गाना गाने में मैं किशोर कुमार का फ़ैन था, तो मैं किशोर कुमार के गाने गाने लगा। करते करते मुझे 1600 गाने याद हो गए किशोर कुमार के अपने कॉलेज स्कूल टाइम में, मुझे याद है आज भी। सो ये किताब ज़रूर पढ़िए। डेल कार्नेगी की कोई भी किताब आपके हाथ में आती है आप उसको ज़रूर पढ़िए, आप निराशा नहीं होगी आपको। सारी किताबें गोल्ड हैं, उसकी गोल्डन जेम है उस बंदे की किताबें। प्लीज़ रीड दिस बुक। इसके अलावा जो 17th बुक है वो है रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक वेल्थ इन्वेस्टर हैं और रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी थी बहुत पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, कि इनके एक फादर थे जो कि टीचर थे, जो कि गरीब थे, और उनके दोस्त का फादर था जिसने पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं करी थी पर वो बहुत रिच था। तो ये डिसाइड करता है कि ये उस आदमी के, उस अपने फ्रेंड के जो फादर हैं उनको अपना गुरु मानेगा, उनसे धंधा सीखेगा। तो ये धंधा सीखता है अपनी ज़िंदगी भर और उसके बाद बहुत अमीर हो जाता है और 40 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाता है काफ़ी करोड़ों रुपए के साथ। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत अच्छे वेल नोन ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर इनकी सबसे फेमस बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये किताब जो है वो आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बताएगी। लाइक ज़िंदगी में आप कोई भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में, कि कौन सी चीज़ें एसेट्स हैं, कौन सी चीज़ लाइबिलिटीज़ हैं। लाइक आप कार खरीदते हो तो वो बेसिकली आपका एसेट नहीं है, वो आपका लाइबिलिटी है, क्योंकि कार खरीदने पे जो आपकी प्राइस है वो तुरंत डेप्रिशिएट हो जाती है। और अगर आपने 10 लाख की कार खरीदी है तो उसको आप सेकंड हैंड बेचने जाओगे तो 5 लाख की, 3 लाख की बिकेगी, तो उसका मार्केट वैल्यू तो कम हुआ है। उसके अलावा उसमें आपको पेट्रोल भी डालना पड़ता है, हर 3-4 महीने बाद सर्विस भी करानी पड़ती है। तो बेसिकली वो एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। पर उसी की जगह आप एक गाय खरीद लेते हो, तो गाय आपको दूध भी देती है, आप उसे जितना चारा खिला रहे हो उसका जितना मेंटेनेंस है उसके साथ जो वो दूध देती है, जो चीज़ें बना के देती है, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपको उससे भी पैसा आता है। तो इसीलिए इन्होंने ये चीज़ बड़ी अच्छी बताई थी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या है कि वो आपका एसेट है। आप जब कोई मकान खरीदते हो तो आप उसे रेंट पे चढ़ाते हो और रेंट से आपके पास पैसा आता है, तो वो अपने आप में एसेट बन जाता है। पर अगर आप घर में खुद ही रह रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी है, जो कि आपको बिजली का बिल भी देना है, मेंटेनेंस भी देखनी है, सारी चीज़ें देखनी है। तो इनका ये कहना है कि लाइफ में हर चीज़ को आप एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में डाल सकते हो, और अगर आप डालना शुरू कर दोगे तो आपके लाइफ में पर्सपेक्टिव सारे चेंज हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा किस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है खरीदने पर, किस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है, और इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो तो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो चीज़ एसेट है कि लाइबिलिटी आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ आपको इस किताब को पढ़ने से क्लियर हो जाएगी, तो उस किताब को ज़रूर पढ़िए, हाईली रिकमेंडेड। इसके अलावा जो 18th बुक है वो है डेविड शॉर्ट्स की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगेन वेरी गुड बुक। इसमें ये किताब मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप मुंबई जाओगे तो आपको बड़ा सोचना ज़रूरी है। कई लोग बहुत ही छोटी सोच के मालिक होते हैं, जैसा कि मैंने एक कहानी बताई थी कि एक रिक्शे वाले को अगर मैं ये बोलूँगा कि तुम्हें कल 1 लाख रुपये मिल जाएगा, वो कभी नहीं सोच सकता कि उसको 1 लाख रुपये मिलेगा, वो आपसे झगड़ा करने लग जाएगा। पर अगर अंबानी के बेटे को आप ये बोलते हो कि कल तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपये आ जाएंगे, तो वो ईजिली बिलीव कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो पहले होते देखा है। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ये है कि बेसिकली जब आप बिग थिंक करते हो तो बिग चीज़ें होती हैं। अगर आप देश का सुपरस्टार बनने की सोचते ही नहीं हो तो आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था जो कि एक्टर था, उसने मुझे ऐसा बोला था कि मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, तो उसने मुझे बोला नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर। तो मैंने कहा अब तुम्हारी सोच ही यहीं तक जाती है तो तुम यही बन पाओगे। अगर तुम बोलते शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तो मुझे समझ में आता है कि तुम्हारा एम थोड़ा हाई है, पर तुम इन एक्टर्स को जो कि सक्सेसफुल होने के बावजूद, मतलब एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं है, जिनकी फिल्में कमर्शियली बहुत हिट नहीं होती हैं, तो वो तुम्हारे आइडल्स हैं, तो तुम वहीं तक पहुंच पाओगे ना, क्योंकि कभी भी तुम अपना आइडल मीट तो नहीं कर पाओगे, तो उनसे नीचे रहोगे थोड़ा सा। तो जहाँ भी तुम नीचे रहोगे वो उनसे कम ही होगा। तो अगर तुमने गोल्स और ऊपर रखे होते, लाइक तुमने सोचा होता मैं ब्रैड पिट बनूंगा, मर्लिन ब्रैंडो बनूंगा या फिर जैक निकल्सन बनूंगा, तो तुम थोड़ा सा भी नीचे होते तो भी तुम बहुत पॉपुलर होते। तो अपने गोल्स को बड़ा रखना बहुत जरूरी है, थिंकिंग को बिग रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपये आ जाए तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आप छोटा सोच रहे हो। आप 10 करोड़ का सोचो, 100 करोड़ का सोचो, 500 करोड़ का एम्पायर बनाने का सोचो, आप देश की सबसे बड़ी फिल्म बनाने का सोचो। राजमौली ने अगर बाहुबली को 20 करोड़ में बनाने का सोचा होता तो शायद बना भी ले जाता, पर शायद उतनी अच्छी नहीं बनती। पर उसने अपने आप को कन्विंस किया, उसने बड़ा सोचा, उसने 250 करोड़ रुपए लगाए, तब जाके उस पिक्चर ने इतना पैसा कमाया। तो आप समझ रहे हो कि आपको बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, और वो चीज ये किताब आपको सिखाएगी। इसके अलावा जो 19th किताब है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसका नाम है ईट द फ्रॉग, और ये लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन भी हैं और इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। मतलब मुझे लगता है शायद 100 से ऊपर किताबें लिखी होंगी, बहुत सारी किताबें मैंने इनकी पढ़ी हैं, पर ईट द फ्रॉग उसमें सबसे बेस्ट किताब है और हाईली रिकमेंडेड किताब है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर है, और इस बारे में है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है किसी चीज़ स्टार्ट करने के लिए। आपको जब चीज़ों को स्टार्ट करनी है तो आप उसको स्टार्ट करना शुरू कर दो उसी वक्त।
बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आपको लगता है कि वो चीज़ स्टार्ट करनी है स्टार्ट करो, क्योंकि 90% लोगों के साथ, 90 छोड़ो 99% लोगों के साथ सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो चीज़ों को, कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, कल करूँगा, एक हफ्ते बाद करूँगा, एक महीने बाद करूँगा। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। तो ये किताब पढ़ने के बाद आपको थोड़े से ऐसे मेथड्स पता चलेंगे कि आप उसको ओवरकम करने लग जाओगे। बहुत रिकमेंडेड किताब है, मैंने 2-3 बार पढ़ी है और कहीं ना कहीं मेरे हैबिट्स में इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं वो आने लगे हैं और मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ। आप देखते हो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे और भी चैनल्स हैं जिसमें वीडियो बनाता हूँ, तो मैं लगातार कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, विच इज़ हेल्पिंग मी अलॉट। सो इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए, ईट द फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मुंबई जाने के लिए ये किताब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुंबई में आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। लाइक आपको आज 4 ऑफिस कवर करने थे, आपने रात में अपना गोल लिखा था कि रात को मुझे 4 ऑफिस कवर करने हैं, पर आप नहीं कर सो जाते हो, आपको लगता है क्या तो बुरा हो जाएगा, तो आप अगले दिन नहीं जाते हो। आप सोचते हो काम करूँगा परसों जाऊँगा, या फिर अगर फ्राइडे का दिन होता है तो आप सोचते हो काम करता हूँ सैटरडे संडे कौन ही ऑफिस में होता है, मंडे से शुरू करूँगा वापस, और आप फिर मंडे को नहीं जा पाते हो, तो फिर ट्यूसडे निकल जाता है, वेडनेसडे निकल जाता है, फिर आप सोचते हो नेक्स्ट मंडे से शुरू करूँगा। तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो और आप कभी उन 4-5 ऑफिसेज में नहीं जा पाते हो। अगर आप चले गए होते तो क्या पता आपको काम मिल गया होता। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इस किताब को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगेन हाईली रिकमेंडेड। इसके अलावा जो फाइनल एंड 20th बुक है वो है फिल्म मेकर्स हैंडबुक। इसको लिखा है एडवर्ड पिंकस एंड स्टीवन एशर ने, और ये किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत मोटी किताब है और एक बार आप इसको पढ़ लोगे आपके सारे फंडे फिल्म मेकिंग के खत्म समझ में आ जाएंगे। आपको NTSC क्या होता है, पार क्या होता है, लीनियर एडिटिंग क्या होता है, नॉन लीनियर एडिटिंग क्या होता है। बहुत ही टेक्निकल किताब है। ये आपको लाइटिंग के बारे में बताएगी, साउंड डिजाइनिंग के बारे में बताएगी, साउंड मिक्सिंग के बारे में बताएगी, लेंसेज के बारे में बताएगी, अपर्चर के बारे में बताएगी, शटर स्पीड के बारे में बताएगी, हर चीज़ के बारे में बताएगी। हिस्ट्री ऑफ सिनेमा के बारे में नहीं, बस जितनी भी टेक्निकल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इवन जो एग्जिस्ट करती थी कि रील्स में पर्स क्या होते हैं, रील्स कैसे वर्क करती है, एमल्शंस क्या होते हैं, कलर्स कैसे यूज़ होते हैं, कलर जेल्स कैसे यूज़ होते हैं, सेट पे लाइटें कैसे यूज़ होती हैं, लाइट का थ्योरी क्या होती है, वो सारी चीज़ें इस किताब में बताई गई हैं। शुरुआत से लेके प्री प्रोडक्शन से लेके एंड तक जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं इस किताब में मेंशन है। हर तरह के कैमरे का डिटेल भी है कि कैमकॉर्डर क्या होता है, DSLR क्या होता है, फिल्म कैमरास कैसे होते हैं, पुराने फिल्म कैमरास जो रील वाले होते थे वो कैसे वर्क करते थे, अभी के डिजिटल कैमरा कैसे वर्क करते हैं, एस्पेक्ट रेशियोज क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो दुनिया में फिल्म मेकिंग के बारे में हो और वो इस किताब में ना हो। इसका लेटेस्ट वर्जन खरीदिए क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे ये लोग रिवाइज करते हैं उसको, उसमें नई डिटेल्स अभी ऐड करते हैं। जो क्या है कि डिजिटल सिनेमा में बहुत सारी नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो उसके बेसिस पे इनको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, तो नई चीज़ें ऐड भी होती हैं। लाइक जब ये किताब मेरे ख्याल से लिखी गई होगी तो उसमें डिजिटल सिनेमा के बारे में बहुत सारा डिटेल नहीं था, पर अभी बहुत सारी डिटेल्स हैं इस बारे में, डिजिटल सिनेमा के बारे में, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। तो अगेन मस्ट रीड बुक है, इसको ज़रूर पढ़िए। तो ये मेरे 20 रिकमेंडेशन थे जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने चाहिए मुंबई जाने से पहले। अगर आप ये सिर्फ ये 20 किताबें भी पढ़ लेते हो देन इट्स मोर देन फकिंग इनफ दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल इन मुंबई। ये किताबें मैंने ओवर द 10 years ऑफ जर्नी पढ़ा है मुंबई में। आपको अगर पहले से आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी मुंबई में लोगों को इंप्रेस करने में भी। अगर आप किसी को बताते हो कि आपने किताबें पढ़ी हैं तो वो साला आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा। और दूसरा, आपके माइंड को कंडीशन करने में, तैयारी करने में, आपको कि आप मुंबई जा रहे हो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, उन चीज़ों के लिए भी ये किताबें आपको बहुत प्रिपेयर करेंगी। तो प्लीज़ ये किताबें ज़रूर पढ़िए, इनको खरीद लीजिए। इन पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो गलत नहीं जाएगा आपका और आपको हेल्प ही करेगा। ये 20 की 20 किताबें अगर आपके पास पैसे हैं तो इनको खरीद लीजिए, मेरे रिकमेंडेशन पर खरीद लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।